अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। जनाब, इस स्पेसिफिक वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन का टॉपिक आपके एक और टॉपिक के साथ जिसका नाम है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड है, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। बिजनेस वैल्यूएशन के टॉपिक में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि एक स्पेसिफिक बिजनेस के जो शेयर्स होते हैं उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करा जाए। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के टॉपिक में आपको ये सिखाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है या दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करती है अपने ऑपरेशंस, तो उस वक्त कंसिडरेशन किस तरह से एक्सचेंज होगी, या एक एक्वायरर अपनी किसी टारगेट कंपनी को कितने पैसे देकर एक्वायर करेगा। यानी कि इन दोनों टॉपिक्स का कनेक्शन इस तरह से है कि बिजनेस वैल्यूएशन में आपको पढ़ाया जा रहा है कि एक बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालो, और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में आपको पढ़ाया जाएगा कि जब आपने वैल्यू निकाल ली तो अब वो ट्रांजैक्शन कैसे कंडक्ट होगी या ट्रांजैक्शन से रिलेवेंट क्या क्या बातें हो सकती हैं। अब आ जाते हैं हम बिजनेस वैल्यूएशन के कोर पर। देखिए, जब हम बिजनेस वैल्यूएशन की बात करते हैं ना, तो एक तो किसी भी कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू होती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर लेट से फॉर एग्जांपल कोई एक लिस्टेड कंपनी है, मान लीजिए कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। लेट से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, लेट से कैपको, लेट से चिराग सीमेंट, या कोई भी ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो उसके शेयर्स की एक मार्केट वैल्यू होगी जो स्टॉक एक्सचेंज पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। हाँ, अगर मैं उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ और स्टॉक एक्सचेंज पर एक माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग हासिल करना चाहता हूँ, 5 शेयर्स, 10 शेयर्स, 500 शेयर्स, 1000 शेयर्स, 2000 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, तो मेरा एक स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए। मैं जो है वो अपने ट्रेडर या ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन करूंगा और उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लूंगा। अलबत्ता बात यहां पर यह आती है कि जब आप 100% कंपनी खरीदने जाते हो तो बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं। बहुत सारे कानून आप पर अप्लाई होते हैं, बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस आप पर अप्लाई होते हैं। कभी कभार आप किसी बिजनेस को उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी जो स्पेसिफाइड वैल्यू इन स्टॉक एक्सचेंज है उससे ज्यादा पर खरीदते हो। हमारे पास कुछ रेगुलेशंस ऐसी हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ कानून ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करोगे या खरीदोगे या कोई ट्रांजेक्शन करोगे, तो आपको वो एक प्रॉपर चैनल के साथ लेकर जानी पड़ेगी। इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप जो है ना एक बिल्डर हैं, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, एक बिल्डर हैं। आप जो है वो प्लॉट्स या पुराने फ्लैट्स परचेज करते हैं और फिर आप जो है ना उस पर नई बिल्डिंग बनाते हैं। अब लेट से एक बिल्डिंग है जिसमें 10 फ्लैट्स हैं, 10 अपार्टमेंट्स हैं। एक अपार्टमेंट जो है ना वो 80 लाख रुपए में बिकने में आया, या 1 करोड़ में बिकने में आया, या 1.5 करोड़ में बिकने में आया। ये एक सिंगल अपार्टमेंट है। अब लेट से मेरी मेंटेलिटी ये है कि मैं पूरी बिल्डिंग के सारे अपार्टमेंट्स को परचेज करूं, फिर उस जगह को, उस बिल्डिंग को, करंट जो स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करूं और वहां पर मैं 100 अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग बनाऊं। इसके लिए इस बात का होना जरूरी है कि सारे लोग अपने अपार्टमेंट्स बेचने के लिए तैयार हों। जनरली ऐसा नहीं होगा। जनरली हो सकता है कि एक बिल्डिंग में अगर 10 अपार्टमेंट्स हैं और एक या दो बिक रहे हैं, तो बाकी 7 या 8 लोग, 8 अपार्टमेंट्स में जो लोग रह रहे होंगे वो बेचने के लिए विलिंग नहीं होंगे। अब मुझे उनको मनाने के लिए उस अपार्टमेंट की जो फेयर वैल्यू है शायद उसके ऊपर कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। शायद अगर एक फ्लैट 2 करोड़ का है तो मुझे उनको 2 करोड़ 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे कि वो अपनी जगह को विकेट करें। क्योंकि अगर वो अपनी जगह में एक बंदा भी विकेट नहीं करता, मान लीजिए 9 अपार्टमेंट्स मैंने परचेज कर लिए लेकिन एक ना कर पाया, तो उस केस में मैं उस जगह को डिमोलिश नहीं कर पाऊंगा। मेरा जो पर्पस था कि मैं वहां पर एक नई बड़ी बिल्डिंग बनाऊं, वो पर्पस फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, मुझे उस अपार्टमेंट को या उन सारे अपार्टमेंट्स को परचेज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा या कुछ प्रीमियम देना होगा। इसी तरह से जब 100% कंपनी बिक रही होती है, 80-90% एक कंपनी के शेयर्स बिक रहे होते हैं, एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल का ट्रांसफर हो रहा होता है, तो बहुत सारी बातें अप्लाई होती हैं और इतनी आसानी से वैल्यूएशन नहीं हो जाती कि जो स्टॉक मार्केट पर एक शेयर की वैल्यू आ रही है
आप वो पे कर दें और आप हमसे कंपनी खरीद लें। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जी हाँ, एक कंपनी जब आप खरीदने जाते हैं तो उसके शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके अप्लाई किए जाते हैं। साथ में कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसमें किसी कंपनी के लोन्स डेट्स उधार भी टेक ओवर करते हो, तो किसी उधार की फेयर वैल्यू क्या है इसकी कंप्यूटेशन भी करी जाती है। बहरहाल पहले हम शेयर से रेलेवेंट अपनी पूरी डिस्कशन जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक पर्पस या एक बेसिक ओवरव्यू बिजनेस वैल्यूएशन के हवाले से। अब जरा इसमें कुछ और बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, यानी कि वैल्यूएशन का क्या नेचर और क्या पर्पस हो सकता है। जो चीजें मैंने शायद आपको अभी अभी बताई हैं वो उनमें से भी कुछ चीजें मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ और लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। सो सबसे पहली बात, पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन टू डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ अ बिजनेस और अ कंपनी फॉर रीजन सच एज सेल वैल्यू और एस्टेब्लिशिंग पार्टनर ओनरशिप। यानी कि किसी भी एक कंपनी के शेयर्स को वैल्यू करने के जो दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबल रीजंस में से वो ये है कि मैं किसी बिजनेस को खरीद रहा हूं, इसलिए मैं उसको वैल्यू करूं ताकि मैं किस वैल्यू पर उसको परचेज करूं, उसकी सेल वैल्यू, उसकी परचेज वैल्यू, उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या हो। या लेट से मैं किसी कंपनी में एक सिग्निफिकेंट ओनरशिप परचेज कर रहा हूँ, 100% कंपनी परचेज नहीं कर रहा लेकिन 20, 30, 40 या 50% कंपनी परचेज कर रहा हूँ। या लेट से ए और बी दो लोग पार्टनरशिप करते थे, अब मैं भी उनके साथ एक पार्टनर बनना चाहता हूँ और उस कंपनी को एक बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूँ। यानी कि ए और बी पहले से थे और मैं एज अ पर्सन सी उनको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं उस बिजनेस की वैल्यू निकालूंगा कि यार मैं अगर 33.33% की इन्वेस्टमेंट लेकर आऊं तो आखिर कितना अमाउंट लेकर आऊं, आप लोगों की आज वैल्यूएशन क्या बनती है। Ideally, the value is calculated in a range at a valuation date with combination of different methods, including discounted cash flows method, market capitalization method, earnings multiple method, and book value method. देखिए, आइडियली जब आप कंपनी को वैल्यू करते हैं तो उसको वैल्यू करने के मुख्तलिफ मेथड्स, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। कुछ टेक्निक्स को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज टेक्निक कहते हैं, जिसमें हम फ्यूचर के जो कैश फ्लोज हैं उनको एक रेलेवेंट डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करते हैं। कुछ मेथड जो होते हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड होते हैं, यानी कि मार्केट में उन शेयर्स की क्या वैल्यू चल रही है। कुछ मेथड्स होते हैं जिसको हम अर्निंग्स मल्टीपल मेथड कहते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम बुक वैल्यू मेथड कहते हैं, जिसमें हम एसेट्स की और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से जो वैल्यूज होती हैं उनको इस्तेमाल कर कर उस कंपनी की वैल्यूएशन निकाल रहे होते हैं। बहरहाल हर मेथड, हर तरीका एक डिफरेंट सिचुएशन के लिए सूटेबल होता है और हर तरीके से आने वाला आंसर एक डिफरेंट आंसर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अर्निंग्स मल्टीपल मेथड से भी वही आंसर मिले जो नेट एसेट्स वैल्यू मेथड से मिलेगा या बुक वैल्यू मेथड से मिलेगा, या आपको वही आंसर मिले अर्निंग्स यील्ड मेथड से और बुक वैल्यू मेथड से जो आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से मिलेगा। यह आंसर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो सकता है। सर अगर हम इतने सारे वैल्यूएशन मेथड से एक ही कंपनी की वैल्यू निकालेंगे तो आखिर ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पर कंडक्ट होगी। देखिए, ट्रांजैक्शन उस वैल्यू पर कंडक्ट होगी जिसपे बेचने वाला कंपनी को या शेयर को बेचने के लिए और खरीदने वाला कंपनी को या शेयर को खरीदने के लिए तैयार हो। इसी तरह से कि आप एक मार्केट गए, अपने दोस्त के साथ गए, चार आपके दोस्त थे, एक का नाम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड था, एक का नाम अर्निंग्स यील्ड मेथड था, एक का नाम बुक वैल्यू मेथड था, एक का नाम जो है वो XYZ मेथड था। इन चारों ने मशवरा दिया, आपने उनसे पूछा, लेट से आप उनके साथ जो है वो मार्केट गए लैपटॉप खरीदने। आपने एक लैपटॉप देखा, दुकानदार ने बोला ये 70,000 का है। पहले दोस्त ने बोला नहीं नहीं यार ये 65,000 में ले लो। दूसरे ने बोला यार 70 में तो बड़ा सस्ता दे रहा है, 80 में देना चाहिए, ये तो 70 में दे रहा है, फौरन ले लो। तीसरे ने बोला 50 में लेना चाहिए और चौथे ने बोला नहीं भाई ये तो 30 में भी नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, चार लोगों ने आपको ओपिनियन दे दिए, लेकिन क्या ट्रांजैक्शन उस वैल्यू पर कंडक्ट होगी जिस दोस्त ने सबसे कम वैल्यू बताई है? क्या ट्रांजैक्शन उस वैल्यू पर कंडक्ट होगी जिस दोस्त ने सबसे ज्यादा वैल्यू बताई है? नहीं। ये चार मेथड चार दोस्तों की तरह आपको चार मशवरे दे देंगे। बहरहाल ट्रांजैक्शन उस वैल्यू पर कंडक्ट होगी जिस पर वो दुकानदार आपको लैपटॉप बेचने के लिए तैयार है और जिस वैल्यू पर आप उससे लैपटॉप खरीदने के लिए तैयार है। हर वैल्यूएशन टेक्निक के पीछे एक मुख्तलिफ लॉजिक, रैशनल बेसिस होगी, जिस बेसिस पर उसने आपको एक अमाउंट कोट किया होगा, बताया होगा कि भाई मेरे हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है।
अब आ जाते हैं रीजंस फॉर वैल्यूएशन पर, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं थियोरेटिकली। सो रीजंस फॉर वैल्यूएशन में क्या क्या हो सकता है? नंबर वन, टेक ओवर बिड। अ वैल्यूएशन माइट बी मेड बाय द बिडर in order to establish a fair price or maximum price that the bidder will bid for the shares at the target company या in the target company। यानी कि एक वैल्यूएशन का रीजन ये हो सकता है कि जब आप टेक ओवर कर रहे हैं, जब आप किसी टारगेट कंपनी को खरीद रहे हैं, टारगेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसको एक्वायरर खरीदने जा रहा होता है, जो बिकने आई हुई होती है। नंबर टू, प्राइवेट कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इनटू अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट पर ट्रेड नहीं होते हैं, उनकी जनरली फेयर या मार्केट वैल्यू सामने नजर नहीं आ रही होती है। तो एक ऐसी प्राइवेट कंपनी अब पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनना चाहती है, तो उसके शेयर्स की जो ट्रेडिंग वैल्यू हो वो क्या हो, मार्केट में वो किस वैल्यू पर अपने आप को कोट करवाना शुरू करे, उसके लिए वैल्यूएशन करी जा सकती है कंपनी की। When a company comes to the stock market for the first time, an issue price for the shares has to be decided। यानी कि जैसे ही एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनने जाएगी, उसके शेयर्स स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होने के लिए आएंगे, तो उसको एक इशू प्राइस डिसाइड करनी होगी। उस इशू प्राइस के पीछे वो थोड़ी वर्किंग करेगी कि भाई हम अपने शेयर्स इनिशियली स्टॉक एक्सचेंज पर 15 रुपए पर फ्लोट करेंगे, 25 रुपए पर फ्लोट करेंगे। वो ओवर वैल्यूड भी नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ट्रेडिंग ही ना करे उनके शेयर्स में। वो अंडर वैल्यूड भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है वो क्या कहते हैं, आपको नुकसान हो जाए, आप ज्यादा पैसे ले सकते थे लोगों से लेकिन आप कम पैसे ले रहे हैं। ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स, व्हेन शेयर्स इन एन अनकोटेड कंपनी आर सोल्ड प्राइवेटली, द बायर एंड सेलर हैव टू एग्री अ प्राइस। या किसी एक ऐसी कंपनी है जो अनकोटेड है, जो अनलिस्टेड है, जिसके शेयर्स प्राइवेटली ट्रेड होते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चार भाइयों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, 50 फैमिली मेंबर्स ने मिलकर एक कंपनी बनाई है। उस कंपनी के शेयर्स आम लोगों तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब लेट से एक भाई दूसरे भाई को अपने शेयर्स बेचना चाहता है, उसको पैसों की जरूरत है। अब वो भाई अपने दूसरे भाई को शेयर्स किस वैल्यू पर बेचे, क्योंकि वो लिस्टेड तो है नहीं, स्टॉक मार्केट पर तो है नहीं कि वो जाकर स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को बेच दे। तो किस वैल्यू पर ये दोनों आपस में ट्रांजेक्शन करें, इसके लिए भी ये बात जरूरी है कि वो दोनों किसी एक एग्रीड वैल्यू पर आए और इन वैल्यूएशन मेथड से फायदा उठाकर और ये डिसाइड करें कि हमें किस वैल्यू पर इनको ट्रेड करना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम वैल्यूएशन मेथड्स पर या मॉडल्स पर। ऑल वैल्यूएशन मेथड्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस। हर वैल्यूएशन मेथड का एक अपना एस्टिमेट पे बेस्ड होता है वो, और उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं पीछे। ईच मेथड प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट वैल्यूएशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके। ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मेथड्स: एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, बेस्ड ऑन एसेट्स वैल्यू ऑफ अ कंपनी। एक मेथड होता है जिसको हम एसेट बेस्ड वैल्यूएशन कहते हैं। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में कंपनी को वैल्यू किया जाता है उसके पास जो नॉन करंट करंट एसेट्स हैं उसकी बेसिस पर। फिर है इनकम बेस्ड या मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन, बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स और डिविडेंड्स। इस मेथड में, सेकंड मेथड में, कंपनी जो फ्यूचर में अर्निंग्स कर देगी या डिविडेंड्स कर देगी, उस बुनियाद पर एक कंपनी की वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। यानी कि पहला मेथड ये कहता है कि कंपनी के पास जितने एसेट्स अभी मौजूद हैं उस बेसिस पर कुछ करना, आप कंपनी की करंट वैल्यू को कैलकुलेट करो। दूसरा मेथड ये कहता है कि नहीं यार, कंपनी के हो सकते हैं कि करंट एसेट्स यानी कि अभी जितने एसेट्स नजर आ रहे हैं उनकी वैल्यूएशन कम हो। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन बहुत कम आ रही है, लेकिन मुझे पता है कि अगर वो चलती रहेगी तो वो बहुत सालों तक बहुत सारे पैसे मुझे कमा कर दे सकती है। तो इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मेथड इस अजम्पशन को लेकर चलता है कि आप कंपनी खरीदने के बाद उसको लॉन्ग टर्म में चलाएंगे, जब उसको चलाएंगे तो उससे डिविडेंड या अर्निंग्स आएंगी, तो आप अपनी जो शेयर्स की वैल्यू निकालो वो इस बुनियाद पर निकालो। जिस तरह से लेट से आपके घर के पास एक शॉप है, एक दुकान है, और वो दुकान आप खरीदने जा रहे हैं। अब एक तरीका तो ये हो सकता है आप दुकान पर जाएं और उसको बोले भाई तुम्हारे दुकान की मैं वैल्यू 50 लाख लगाता हूँ, क्योंकि करीब में प्रॉपर्टी जो है इसी तरह की इस प्राइस में वैल्यूड है, और तुमने दुकान में जो सामान डाला हुआ है, जो माल डाला हुआ है, जो ट्रेडिंग गुड्स डाले हुए हैं, जो फिनिश गुड्स हैं, जो इन्वेंट्री है तुम्हारी, उसकी वैल्यू में 10 लाख लगाता हूँ, तो तुम अपना चलता हुआ बिजनेस मुझे 60 लाख में दे दो। अब वो आपसे ये बहस कर सकता है कि ये एसेट बेस्ड वैल्यूएशन है, और वो ये कह सकता है देखो दुकान लेकर तुम इस दुकान को लॉन्ग टर्म चलाओगे, मैं जा रहा हूं लेकिन तुम यही बिजनेस कंटिन्यू करोगे, मेरी गुडविल बनी हुई है, और ये 60 लाख की इन्वेस्टमेंट मुझे हर साल 10 लाख रुपए कम आकर देती है, और कितने सालों तक कम आकर देगी, जितने साल तुम चलाओगे। मान लो 25 साल तुम अगर दुकान चलाओगे, 25 साल तुम मुझसे ये शॉप परचेज कर चला रहे होगे, तो 25 साल तक हर साल तुम 10 लाख रुपए कमाओगे। तो ये तो बहुत सारे पैसे बनते हैं। मैं इसको 60 लाख में नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरी ऑल्दो एसेट्स के हिसाब से वैल्यू 60 लाख है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा बिजनेस तुम्हें 60 लाख से बहुत ज्यादा कमा कर दे सकता है।
तो मुझे मेरे बिजनेस को इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मेथड पर वैल्यू करना है। फिर है कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इनकम बेस्ड वैल्यूएशन ना करें, बल्कि आप ये देखें कि फ्यूचर में उस स्पेसिफिक बिजनेस से कितने आपको कैश फ्लोज जनरेट होंगे और उन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें। अब जब हम कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिविडेंड बेस्ड या इनकम बेस्ड मॉडल नहीं है, क्योंकि डिविडेंड या इनकम कैलकुलेट होती है एक्रूअल बेसिस पर। यहां पर कैश की बात हो रही है, कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स की बात हो रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक जो है उसकी थोड़ी सी डिटेल में। फोकसेस ऑन द वैल्यू ऑफ अ कंपनीज एसेट्स और द फेयर मार्केट वैल्यू और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स टोटल एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज, used for liquidation scenario and goodwill calculation. There are three methods: net assets value based on book values, net assets value based on realizable value, and net assets value based on replacement value. एसेट बेस्ड वैल्यूएशन एक सिंपलेस्ट तरीका है जिससे आप किसी बिजनेस की वैल्यूएशन निकाल सकते हो। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन ये कहते हैं कि कंपनी के ऑल एसेट्स में से कंपनी की ऑल लायबिलिटीज की वैल्यू माइनस कर दो। जितने भी करंट नॉन करंट एसेट है सबको ऐड किया, उसमें से जितनी भी कंपनी की करंट नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है सबको माइनस किया, जो अमाउंट बच गया वो बिजनेस को खरीदने के लिए पे कर दो। अच्छा, जनरली एसेट बेस्ड वैल्यूएशन उन सवालों में, उन सिनेरियो में तब काम आता है जब आप जो कंपनी खरीद रहे हो, आपका जनरली पर्पस ये नहीं है कि आप उसको लॉन्ग टर्म में चलाते ही चले जाओगे, बल्कि आपका पर्पस ये है, आपका मकसद ये है कि आप उस कंपनी को खरीद कर उसके एसेट्स को इंडिविजुअली डिस्पोज ऑफ कर दोगे। इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर इस असम्पशन से जो चल ही नहीं रहे हो ना, क्या आप उस कंपनी के इनकम्स कमाओगे फ्यूचर में। तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन जनरली आपको लोएस्ट वैल्यू देता है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन जनरली तब काम आता है जब आपका पर्पस ये हो एज ए एक्वायरर कि मैं किसी कंपनी को खरीदूंगा और फिर उसके एसेट्स को मुख्तलिफ तौर पर बेच दूंगा। अब इन एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन में भी तीन तरीके हैं, तीन सब क्लासिफिकेशन हैं। एक है बुक वैल्यू वाला तरीका। बुक वैल्यू वाले तरीके का मतलब ये है कि आपने कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पिक किया, उस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर कंपनी के जितने भी एसेट्स आ रहे थे उसमें से सारे लायबिलिटीज की वैल्यू को किया माइनस, जो आंसर बच गया उस पर कंपनी को खरीद लिया। बहरहाल जनरली जनरली क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सारी वैल्यूज हिस्टोरिकल वैल्यूज होती हैं, तो जो टारगेट या जो सेलर ऑफ द कंपनी है वो इस अमाउंट पर एग्री नहीं करता। मान लीजिए कि आपके पास नॉन करेंट एसेट्स में एक मोटर व्हीकल आ रही है जिसकी नेट बुक वैल्यू 5 रुपए आ रही है क्योंकि वो फुल्ली डेप्रिशिएटेड है। क्या अगर मैं 5 रुपए की व्हीकल किसी को बेचूं क्योंकि उसकी नेट बुक वैल्यू 5 रुपए है, तो क्या वो सामने वाला उससे 5 रुपए का फायदा लेगा? नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू उस स्पेसिफिक एसेट की 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख भी हो सकती है। तो ये जो पहला तरीका है नेट एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन यूजिंग बुक वैल्यूज, ये बहुत रेयरली यूज हो रहा होता है। सेकेंड है आपके पास नेट एसेट्स वैल्यू बेस्ड ऑन रियलाइजेबल वैल्यूज। रियलाइजेबल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिस पर आपके नॉन करेंट एसेट्स को आप मार्केट में बेच सकते हो। मिसाल के तौर पर लेट से मेरे पास नॉन करेंट एसेट्स में एक मशीन आ रही है और उस मशीन को मैं मार्केट में 70,000 रुपए में बेच सकता हूं, तो ये उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। और नेट एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन ऑन बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब है जितने में कोई एसेट मैं मार्केट से खरीद सकता हूँ। मान लीजिए मार्केट में एक मेरे बैलेंस शीट पर एक नॉन करेंट एसेट आ रहा है जो 30,000 का है, मैं मार्केट से उसको 30,000 रुपए में खरीद सकता हूँ, तो ये उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू है। बहरहाल इस मेथड पर हमें बहुत सारी एक डिटेल्ड कंप्यूटेशनल एग्जाम्पल करनी होगी ताकि हम इन तीनों मेथड्स को जो है वो थोड़ा सा समझ सकें कि रियलाइजेबल वैल्यू, बुक वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस है और कहां पर कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। तो जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे उसमें इन मेथड्स को डिस्कस जरूर करेंगे। अच्छा जी, कुछ बातें और लिखी भी आ रही हैं, इसको मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। इन्हीं तीन मेथड से रेलेवेंट है। नेट एसेट्स वैल्यूएशन बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन generally gives indication of lowest value that the target company is going to accept. Net assets valuation based on net realizable value, all assets minus all liabilities. However, assets are stated at their disposable value or disposal value. Used when the assets of the company are valued and their current disposal value might be worth more than their expected future dividends or earnings. अच्छा, जनरली ये जो नेट एसेट्स वैल्यू बेस्ड ऑन रियलाइजेबल वैल्यू वाला मेथड है वो वहां पर रेलेवेंट होगा जहां पर आपका पर्पस ये हो कि आप कंपनी को खरीद कर और उसके एसेट्स को इंडिविजुअली मार्केट में डिस्पोज ऑफ कर दोगे।
उसके बाद है आपके पास appropriate if the intention of is for the business to liquidate it and sell all the assets. फिर आपके पास जो आखिरी मेथड था बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट वैल्यू, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, हाउएवर एसेट्स आर स्टेटेड एट द रिप्लेसमेंट वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज देयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, यहाँ पर देखें ये आखिरी मेथड क्यों सूटेबल है। देखिए लेट से आपने एक जो है वो कंपनी देखी, अब आपने सोचा ऐसी ही कंपनी के जितने इसके पास एसेट्स हैं वैसे ही मैं एसेट्स अगर मार्केट से एक्वायर कर और ऐसी ही कंपनी फॉर्म करूंगा तो मेरे कितने पैसे लग जाएंगे, और फिर ये इस कंपनी को नेट एसेट्स बेसिस ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू रिप्लेसमेंट वैल्यू कितने में बेच रहा है। देखिए रिप्लेसमेंट वैल्यू का क्या मतलब है कि मैं कोई एसेट खरीदने जाऊंगा, मुझे वो एसेट कितने का मिलेगा उस बेसिस पर मैं एक कंपनी को वैल्यू करूं। सो इन मेथड्स को जिस तरह से आपने अभी डिस्कस किया है, अभी हम जो है वो जब इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स पर आएंगे तो ज्यादा इसको एक्सप्लोर कर सकेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मेथड्स। अच्छा, ये आपके सिलेबस के लिए बे इंतहा जरूरी हैं। क्यों? जनरली जब आप कोई बिजनेस खरीदते हो ना तो वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर खरीदते हो, और आपका मकसद ये नहीं होता कि मैं बिजनेस को खरीदकर उसके एसेट्स को बेच दूंगा। आपका मकसद किसी बिजनेस को खरीदने का जनरली ये होता है कि मैं इस बिजनेस को खरीदकर इसके एसेट्स, इसके ब्रांड, इसके नाम को इस्तेमाल कर अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करूंगा और चलता चलाता जाऊंगा इस बिजनेस को, और इस बिजनेस के फ्यूचर अर्निंग्स का और इस बिजनेस के फ्यूचर के डिविडेंड्स का फायदा उठाऊंगा। तो इनकम बेस्ड मेथड्स जो होते हैं ना वो इस चीज को अकाउंट फॉर करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी कितना कमा रही होगी। फ्यूचर में कंपनी बहुत ज्यादा कमा रही होगी, उसकी वैल्यूएशन ज्यादा आएगी। फ्यूचर में लगता है कि कंपनी लॉसेस में होगी तो ये मेथड उसकी वैल्यूएशन कम निकालेगा। इसमें भी कुछ सब क्लासिफिकेशंस है, जिसमें से सबसे ज्यादा टेस्टेड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्राइस अर्निंग्स रेशियो मेथड है। इस प्राइस अर्निंग्स रेशियो मेथड के हिसाब से किस तरह से हम किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालेंगे। मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू पीई रेशियो मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर, यानी कि आप अर्निंग्स पर शेयर की वैल्यू को प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर एक कंपनी के एक शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। सर इस केस में ईपीएस कौन सा होगा? ईपीएस माइट बी द ईपीएस इन द प्रीवियस ईयर, एवरेज ईपीएस ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर्स, या फोरकास्ट ईपीएस। अर्निंग्स पर शेयर आपको ये बताता है कि एक शेयर के अगेंस्ट कितनी अर्निंग्स होंगी। किसी कंपनी का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है तो उसका ईपीएस फ्यूचर का या फोरकास्ट ज्यादा होगा। किसी कंपनी का पास्ट अच्छा था तो उसका पास्ट का ईपीएस अच्छा होगा। इस मॉडल में अगेन हम मुख्तलिफ ईपीएस यूज कर सकते हैं। हो सकता है हम लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ईपीएस यूज करें, हो सकता है हम एक कंपनी का फ्यूचरिस्टिक ईपीएस यूज करें, हो सकता है कि हम एक कंपनी का पुराना अर्निंग्स पर शेयर जो है उसको यूज करें, जैसे हमें लगता है। अगर हमें लगता है कि कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग उसका अर्निंग्स पर शेयर 5 है और आने वाले 10 20 25 साल तक उसका अर्निंग्स पर शेयर जब हम उसको खरीद लेंगे तो भी 5 ही रहेगा, तो हम 5 यूज करेंगे। लेट्स से कंपनी का फ्यूचरिस्टिक या फ्यूचर अच्छा है, उसके फोरकास्ट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं उसमें अर्निंग्स पर शेयर 7 रुपए आ रहा है। हमें लगता है कि वाकई में आने वाले दिनों में जब हमने इस कंपनी को खरीद दिया तो इसका अर्निंग्स पर शेयर 7 होगा, तो हम उसको 7 रुपीज के हिसाब से वैल्यू करेंगे। तो अगेन आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर होगा इस बारे में। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के जरिए बहुत सारी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपने कौन सा ईपीएस यूज करना है। पी रेशियो की बात करें, पी रेशियो सेलेक्टेड माइट बी एवरेज रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर कंपनीज और एवरेज रेशियो ऑफ अ सिमिलर कंपनी ऑन द स्टॉक मार्केट। लेट से आप एक कंपनी खरीदने जा रहे हैं और उस कंपनी का जो आपको लग रहा है कि आपको खरीद लेंगे उसको, तो उसका जो अर्निंग्स पर शेयर होगा ना वो 9 होगा। ठीक है। पी रेशियो जो है ना आपको लगता है कि आपका करंट, आपका अपना करंट अपने बिजनेस का पी रेशियो 10 है, और लेट से आपको लगता है कि जब आप इस कंपनी को खरीद लेंगे तो उसके बाद इस कंपनी के पी रेशियो को भी आप 10 तक ले जाएंगे, और तो करंट पी रेशियो 6 है, 7 है, 5 है, तो आप 10 × 7 से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपने अभी फॉर्मूला देख लिया, ईपीएस कौन सा यूज करना है, पी रेशियो कौन सा यूज करना है, इसके लिए एक मुख्तलिफ बहस है, बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, और आप मुख्तलिफ तरह के पी रेशियोज यूज करते हो। समटाइम्स क्या होता है, लेट से एक एग्जांपल लेता हूं कि आप एक कंपनी खरीदने जा रहे हो
आपको पता है उसके आने वाले दिनों का अर्निंग्स पर शेयर 4 रुपए होगा। अब आपने उस कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी है। वो उस कंपनी का बिजनेस है, लेट से वो मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर कर कर बेचती है। तो आप देखोगे कि यार ऐसी ही सिमिलर कंपनी, ऐसा ही सिमिलर मोबाइल फोन्स बेचने वाला काम जो इसी इंडस्ट्री में, इसी मुल्क में, इसी जगह पर जहां पर मैं ये कंपनी खरीद रहा हूँ, उसका पी रेशो कितना है? लेट से उसका पी रेशो 4 है। तो आप 4 × 4 कर 16 रुपए एक शेयर की वैल्यू निकाल लोगे। यानी कि आप ये देखते हो कि क्लोजेस्ट मैच क्या है, क्लोजेस्ट प्रॉक्सी कंपनी क्या है। या अगर आप ये समझते हो कि इसका नहीं, पी रेशो जो है वो मैं बेहतर कर सकूंगा, मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स करूंगा और पी रेशो बेहतर कर लूंगा, तो मैं बेहतर पी रेशो से मल्टीप्लाई करता हूँ। याद रखिएगा कि पी रेशो जो है वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी शो करता है। और जितना ज्यादा पी रेशो होता है, जितना ज्यादा पी रेशो होता है, वो इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनका उस कंपनी में कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज्यादा है। फिर आ जाता है अर्निंग्स यील्ड मेथड। कॉमनली टेस्टेड नहीं है, सिर्फ इसको रीड आउट कर देता हूँ। सवालात के वक्त इंशाल्लाह ताला इसके न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स यील्ड। अर्निंग्स यील्ड माइट बी सिमिलर कंपनी और एवरेज ऑफ सिमिलर कंपनीज। अगेन जैसे कि मैंने कहा ये कॉमनली टेस्टेड नहीं है, तो हम इसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद अगला मॉडल है डिविडेंड यील्ड मेथड। बहुत कॉमन है। डिविडेंड यील्ड मेथड पे बहुत सारी दूसरी सिमिलर वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वक्त भी डिस्कस किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हुए भी डिस्कस किया है। ये वही वाला मेथड है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि एक कंपनी के शेयर की वैल्यू उसके फ्यूचर के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू होती है डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो इसके लिए एक सेपरेट डिस्कशन हमने करी भी है ऑलरेडी, आपके पास पोर्टल पर इसकी सेपरेट डिस्कशन वैक के चैप्टर्स में, सोर्सेज ऑफ कैपिटल एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में मौजूद है। इसकी सेपरेट लेक्चर्स लेसन्स भी मौजूद हैं। बहरहाल यहाँ से अगर रीड करूँ तो लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड यील्ड। Dividend yield might be similar companies dividend yield and average of similar companies, or dividend valuation model based on the fact that the market value of share is the present value of all the future dividends. There are two types, constant dividend model, constant rate of growth and annual dividends. दो तरह के डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल्स के हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए। एक वो केस होता है कि जिसमें हम इस चीज पर यकीन रखते हैं कि कंपनी एक ही जितना डिविडेंड हर साल दे रही होगी। मान लीजिए कि 10 रुपए का डिविडेंड हर साल आएगा, और उसमें हम R/I का फॉर्मूला लगाते हैं, परपेचुअल डिविडेंड्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड एक स्पेसिफिक परसेंटेज से हर साल ग्रो हो रहा होगा। क्योंकि ये मॉडल्स हम सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करना बनता नहीं है। इसके बाद आपके पास एक वो मॉडल भी आता है कि जिसमें आपके पास जो है वो डिविडेंड्स की ग्रोथ हो रही हो। अच्छा, कांस्टेंट एनुअल डिविडेंड हो या कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ इन एनुअल डिविडेंड्स हो, दोनों के फॉर्मूले भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे होंगे। ये मॉडल क्योंकि बहुत बार हम कवर कर चुके हैं, इसलिए इसकी डिस्कशन में मैं इतना नहीं जा रहा। फिर फाइनली आपके पास कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स हैं। बहुत 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 ज्यादा जरूरी हैं। कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन मेथड्स में से या मॉडल्स में से एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बेस्ड मॉडल है, जो ये कहता है कि आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके फ्यूचर के कैश फ्लोज को ड्राफ्ट कर कर उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें और उतना ही अमाउंट पे करें। दूसरा आपके पास फ्री कैश फ्लोज का मॉडल है। फ्री कैश फ्लोज में एक फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी और एक है फ्री कैश फ्लोज टू फर्म। ये मॉडल आपके मर्जर्स एंड एक्विजिशन के चैप्टर के लिए बेइंतहा जरूरी है। लिहाजा जब हम मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का चैप्टर करेंगे तो उसमें मैं फ्री कैश फ्लोज वाले मॉडल्स को इस्तेमाल करूंगा। तो बहरहाल इस वीडियो का पर्पस ये था कि थियोरेटिकली आपको गो थ्रू करवा दिया जाए बिजनेस वैल्यूएशन का क्या पर्पस है, बिजनेस वैल्यूएशन कब करी जाती है, क्या उसकी रीजंस हैं उसको करने की, बिजनेस वैल्यूएशन करने के मेथड्स क्या हैं, उन मेथड्स को एक बार उनके नाम देख लिए जाए, उनको थियोरेटिकली डिस्कस कर लिया जाए, थियोरेटिकली हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स क्या हैं। लेकिन आने वाले लेसन्स में, आने वाले लेक्चर्स में हम इन मेथड्स को मजीद एक्सप्लोर और अप्लाई कर कर ये देखेंगे कि इनकी न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट्स, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस कैसे होंगी। इस वीडियो का जो पर्पस था वो ये था कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दी जाए कि ये मुख्तलिफ मॉडल्स क्या हैं। आई होप कि आपको इस लेसन से फ़ायदा होगा। इस लेसन को समझें, किसी भी किस्म की कोई भी बात हो मुझसे ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।